और उसकी कोशिश होती है कि जो क्वेश्चन जो भी दे उसमें जितने मैक्सिमम वो कॉन्सेप्ट चेक करना चाह सकता है कर ले, बल्कि मैं इसको छोटा ही रखता हूँ बेहतर है ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो अब इसीलिए ना आपने ये ख्याल करना है कि देखें कि रेलिवेंट किस चीज़ से है क्वेश्चन। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था वो सारे का सारा हमारा क्वेश्चन मेरा ख्याल में 70 to 80% तो अलजेब्रा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी देखें, क्वेश्चन 9 के अंदर ये भी हमारे पास नवंबर 2011 का पेपर है, 2011 का पेपर 2 क्वेश्चन 6 है। द पॉइंट ए इज़ 07 एंड द पॉइंट बी इज़ 69। उसने मैं 2 पॉइंट्स दे दिए और उसने कहा जी फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी हमें पता है क्या होता है, y2 माइनस y1। तो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, अब आपको दफ़ा हो चुका, चलो मैं लिख देता हूँ। ये हम से x को हम a में से हम x1 y1 ले लेते हैं और b में से हम x2 और y2 ले लेते हैं। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 9 माइनस 7 ओवर x2 माइनस x1 6 माइनस 0। तो ये 9 माइनस 7 इज़ 2, 6 माइनस 0 इज 6, तो 1/3 हो गया हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में। फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है कि ग्रेडियंट फाइंड करें। अब अगेन आप देख लो बेटा, यहाँ पे भी उसने हमें ये कहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज़ x प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब उसने में कहा है कि भी इक्वेशन जो इसकी है ना, नॉर्मली तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके हम छोड़ देते हैं, नहीं वो कहते हैं जिसकी ए बी की इक्वेशन है वो x प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। यानी यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हम करके फ्रैक्शन है कुछ भी आगे उस तरह छोड़ देते थे, यहाँ पे भी नहीं करेंगे। उसने हमें फॉर्मेट दे दिया कि आप अपने इस फॉर्मेट में आंसर लेके आएँ जिसकी पहली टर्म x होनी चाहिए, बाकी फिर ऑटोमेटिकली p भी आ जाएगा q भी आ जाएगा। अगर आप में से आप लोगों को में से किसी को याद हो, बल्कि शायद मैंने नोट भी लिखवाया था, ये कहा था हर सेक्शन में कहा था और बार बार कहा था कि अगर लाइन के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जिसका x 0 हो तो उसका y c होता है। पहली बात यह कि b पार्ट के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन अगेन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर मेरे वाली टिप आपको याद है तो आप देखिए ए इसी लाइन का पॉइंट है और इसका x 0 है। अगर किसी पॉइंट का x 0 हो तो y c होता है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 7। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर लाइन के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जिसका x 0 है, अगर x 0 है तो फिर y c की वैल्यू होती है। अच्छा, अगर आप में से कोई कहते नहीं हम तो निकालेंगे, इस तरह तो निकाल लेते हैं हम। जैसे आपके पास है ना y इज इक्वल टू 1/3x प्लस सी, इसमें से हमने c की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मैं अगर मैं a वाला पॉइंट यूज़ करूँगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं b यूज़ कर लेता हूँ। b क्या है जी 6 9, यानी x हमारे पास 6 है और y इज इक्वल टू, ये सिर्फ ये आपने नहीं करना, मैं आपको बता चुका हूँ टिप कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y आपका y की वैल्यू c की वैल्यू होगी, डेफिनेट बात है। तो मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप अगर 6 9 भी यूज़ करने तो यू विल बी हैविंग द सेम आंसर। तो y की जगह पे मैं 9 लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू 1/3 और उसके साथ मैं कर देता हूँ x की वैल्यू पुट विच इज़ 6 और प्लस c हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंसलेशन होगी, 3 1s आर और 3 2s आर और हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2 प्लस सी और c फिर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 7 है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि मज़दूरी करते रहें, मेहनत करते रहें या अक्ल इस्तेमाल करके विदाउट डूइंग एनीथिंग उसका आंसर बाय बीइंग वाइज लिखते हैं। ठीक हो गया जी। देखिए 7 वही आ गया, तो 1 y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 7 ही आएगा। और अब मैं इसको, क्योंकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये नहीं करना हमने काम, मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। अब यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि यू कैन लीव आंसर टिल हियर, यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है वो x प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए।
और ऑब्वियसली यहाँ पे 1/3x है, तो हमें वी विल मेक श्योर कि हम इसको इस तरह करें कि डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, होल नंबर्स में होना चाहिए, जो कि बात पहले भी मैं कर चुका हूँ। अच्छा, अब इस केस में एक और चीज़ जो बहुत दफ़ा मैं क्लास में भी कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर मैं आपको दोहरा दूँ, ये बहुत बच्चे कॉमनली डन मिस्टेक है, वेरी कॉमनली डन मिस्टेक। ये 3 को उधर शिफ्ट करके 3y = x+7 लिख देते हैं। नहीं बेटा, ये 3 आप शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि +7 भी साथ है। You cannot shift this 3 from right to left unless you make the right side as a single fraction. उसके लिए फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। जब हम एलसीएम लेंगे सॉरी 3 और 1 है डिनोमिनेटर्स, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, x एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्योंकि 1 है 3 1s are तो 7 3s are 21 आ जाएगा। ये तो वही जैसे हम एलसीएम लेके करते। नाउ यू कैन शिफ्ट 3 टू द अदर साइड, क्योंकि अब ये सिंगल फ्रैक्शन बन गई और उसको ये 3 डिवाइड करें, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y = x+21। अगर मैं चाहूँ तो इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, x+21 = 3y। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसलिए कि जो उसने हमें इक्वेशन का फॉर्मेट दिया है उसमें जो चीज़ गिवन है उसमें उसने हमें बता दिया कि x पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए और लेफ़्ट पे होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको, वो एक ही बात है। तो ये अब हमारे पास हम 3y को लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि उसका फॉर्मेट में 3y भी लेफ़्ट पे है, y वाली टर्म भी लेफ़्ट पे है। तो x - 3y + 21 = 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, दैट इज़ मैचिंग द फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन। उसने क्या कहा था जी, आपकी जो ए बी की इक्वेशन है वो क्या होगी, वो होगी x + py। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपने ये वाला स्टेप नहीं लिखना, + q = 0। तो अगर ये सेम इक्वेशंस हैं तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं ना कि x की वैल्यू, x तो x मैच कर गया, एक चीज़ तो टर्म मैच करनी चाहिए ना जो गिवन है। मैच कौन सी चीज़ करेगी, जो गिवन है उसको आप मैच करेंगे तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मैच हो जानी चाहिए, अगर आपका भी और उसका भी आंसर सही है तो x x के साथ मैच हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि x और x मैच हो गया, ये गिवन है ना, इसमें कुछ अननोन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास p है इसको क्या होना चाहिए, इट शुड बी, p शुड बी -3, ठीक है ना। p की जगह पे ये -3 होना चाहिए ना, और सेम वे q की जगह पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी 21। तो यहाँ से आपके पास p और q की वैल्यूज़ आ गई, ये p की वैल्यू आ गई आपके पास और q की वैल्यू आ गई। तो ये दिस इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग इज़ कि आप अपनी जो इक्वेशन ऑफ ए बी है वो इस फॉर्मेट में लिखें, और उसमें भी उसने एटलीस्ट एक टर्म ऐसी होगी जो कि उसने पूरी दी हुई है। जैसे x है दैट इज़ 1x, तो पूरी पावर भी 1 है, हमें पता है। सेकंड और थर्ड टर्म यहाँ पे पी वाई कंप्लीट तो नहीं है ना, y तो लिखा हुआ है लेकिन p तो नहीं, नंबर पता नहीं क्या है, और q भी अननोन था। एटलीस्ट 1 होगी जिसको हमने मैच करना होगा, तो बाकी ऑटोमेटिकली मैच हो जाती हैं और उसको फिर हम कर लेते हैं। C पार्ट में उसने एक पॉइंट दे दिया, द पॉइंट C इज़ 12 2, गिवन है पॉइंट हमारे पास 12 2, ठीक हो गया। उसने गिवन दैट C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BM। अब यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन 3 पॉइंट्स हैं, एक है B विच इज़ 6 9, और उसने कहा जी C इज़ द मिड पॉइंट, C भी है हमारे पास, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BM। एक और पॉइंट है M, चलो मैं इस तरह लिख देता हूँ M, और एक पॉइंट है C कौन सा पॉइंट है, उससे मैं दिया 12 2, एंड दिस C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BM। जो भी M है भी, यानी अगर आपके पास B यहाँ पे है, M यहाँ पे है, तो C क्या है, C इज़ द मिड पॉइंट, उसका सेंटर वाला पॉइंट है। ये C है, ये B है और ये M है। अगेन ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है।
और उसने पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। एम हमें नहीं पता, तो एम हमने फाइंड करना है, तो एम को हम एक्स वाई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। या मैं एक्स वाई अज्यूम नहीं करता क्योंकि एक्स वाई फिर फार्मूले के साथ क्लैश हो जाएगा, इसको मैं ए बी कह देता हूँ। कुछ भी आप कह सकते हैं ना, इसको अननोन है, ए है जी और ये बी है। तो अब मुझे ये बताएं कि हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें दी है, अब याद रखिए स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन, जब अननोन होगा तो हम इक्वेशन बना रहे होंगे, इक्वेशन बना रहे होंगे तो इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होगी जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे, वो दो तरह से हमें देगा, हम उसको दोनों तरह से करके इक्वल कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा और गौर से सुना करें। जी अब ये जी लेट्स, पहली बात ये कि हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो एक मिनट उसको है गिवन दैट सी इज़, सी हमारा मतलब कि सी इज़, जिसको हमने ट्रांसलेट करना है इनटू एन इक्वेशन, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एम। ठीक है जी। अब इसी को हमने, ये जो सेंटेंस उसने बोला लिखा है उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, हमने इसी को यूज़ करके कि सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एम, इसी की बेस पे सारा हमने इक्वेशन बनानी है। आप खुद आप देखिए स्टेटमेंट सी हमें पता है कि 12 टू इज़ यानी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी एम। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर मैं बी और एम को देखूं और उसमें मैं कह देता हूं कि जी ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो मिड पॉइंट ऑफ बी एम क्या होगा, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। मिड पॉइंट ऑफ बी एम मैंने यहाँ लिख दिया और सी यहाँ लिख दिया, इस को मैंने ट्रांसलेट कर दिया इक्वल टू। तो जब भी अननोन होगा हमें इक्वेशन बनानी होगी। अब पॉइंट में एक फ़ायदा हो जाता है हमें कि हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं, लीनियर इक्वेशंस भी बन सकती हैं, क्वाड्रेटिक भी बन सकती हैं, बट यहाँ पे हमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस बन सकती हैं। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जी दे आर इक्वल पॉइंट, सी इज़ इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास 12 है, अगर ये 12 है तो ये जो मिड पॉइंट है इसका एक्स भी तो 12 ही होना चाहिए ना, तो दे विल बी इक्वल। एक तो हमें यहाँ से ये चीज़ हिंट मिल जाती है ना कि दीज टू पॉइंट्स आर इक्वल, तो एक इक्वेशन हमें ये चीज़ दे देती है कि अगर ये इक्वल हैं तो एक्स का एक्स के इक्वल होना चाहिए। और सेम वे से इफ़ दे आर इक्वल, कोई भी दो पॉइंट्स अगर इक्वल हैं तो फिर उनका जो y है वो y के इक्वल होना चाहिए। यानी ये जो यहाँ पे c का अगर 2 आ रहा है तो अगर हम कह रहे हैं कि दे आर इक्वल, तो फिर मिड पॉइंट का c y जो है वो भी इक्वल होना चाहिए, तो ये आपके इसके इक्वल हो जाएगा। दैट गिव्स यू टू इक्वेशंस। और चूँकि यहाँ पे दो अननोन है और हमें लकीली क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, पॉइंट्स जब इक्वल हो तो हमें दो इक्वेशंस ऑटोमेटिकली मिल रही होती हैं। तो हम 1 बाय 1 लेंगे। पहले हम लेते हैं x वाली वैल्यूज़ को, तो x हमारे पास क्या है 6 प्लस a ओवर 2, दैट शुड बी इक्वल टू 12, क्योंकि उसने कहा है दे आर इक्वल। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना कि c इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एम। तो यहाँ से 6, ये अब लीनियर इक्वेशन आ गई a में, तो a को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 को मैं शिफ्ट करूँगा लेफ़्ट से राइट पे, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 टाइम्स 2 इज़ 24 और a हमारे पास आ गया 24 माइनस 6, तो विच इज़ 18। और सेम वे अब हम यूज़ कर लेंगे
y के कोऑर्डिनेट्स, यानी y मिड पॉइंट का y जो है 9 + b है जो हमने निकाला है, और वो खुद कह रहा है कि c उसका मिड पॉइंट है, तो c का 2 था हमारे पास y की वैल्यू, तो y की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी, तो 9 + b = 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो b = 4 - 9, तो b = -5 हो जाएगा। दैट गिव्स अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, तो m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए 18, हमने a और b अज्यूम किए थे, तो a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है, और b हमने अज्यूम किया था, सपोज किया था, तो -5 आ गई, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, यानी m के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, वैल्यू तो नहीं कहेंगे, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। ये पहला इसका पार्ट था क्वेश्चन का। फिर उसने कहा कैलकुलेट AC, अब A07 है हमारे पास, अगेन क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, AC का मतलब कि हमने लेंथ AC फाइंड करनी है, तो A हमारे पास 07 है, और C जो है वो भी उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 12/2 था, हाँ 12/2 ये क्वेश्चन के अंदर थे। और ये जो पार्ट कौन सा, दिस इज़ पार्ट C2, तो C2 में हमने AC फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AC, तो AC हमारे पास अगेन वही, हम x1 x इसमें से किसी को, चलो मैं इसको x1 ले लेता हूँ और इसको y1 ले लेता हूँ, ये x2 है तो फिर y2 भी यहीं से होगा, तो अब हमारे पास x1 - x2 है, तो 12 - 0 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। 12 - 0 इज़ 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और प्लस 2 - 7 इज़ -5, -5 का स्क्वायर +25, और ये हमारे पास आ जाएगा, इनको ऐड करें तो 169, तो विच इज़ 13। अब आप देखें, यहाँ पे भी आप देख लें, एक मिनट मुझे पहले देखने दें, ये जो हमारा क्वेश्चन था, खैर पेपर 2 है, इसमें आप कर सकते हो, लेकिन आप ये देखें, मैंने आपसे कहा है कि कैम्ब्रिज रिकमेंड कर रहा होता है मैं कि फर्स्ट 15 आपको परफेक्ट स्क्वेयर्स आनी चाहिए, तो देखिए 12 का स्क्वेयर 144, स्क्वायर रूट ऑफ 169, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर, अगर आपको फर्स्ट 15 स्क्वेयर याद हैं तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद कर रहे होगे, उसी में से हो रहा होता है। अच्छा जी, खैर अब पार्ट 3 इज़ द पॉइंट D लाइज ऑन द लाइन AB, द लाइन CD इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। वंस अगेन वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी लैंग्वेज बदलेगा, उसने लैंग्वेज बदली, और यहाँ पे मुझे आप में से कोई शायद नहीं बताया, लेकिन उसने लिखा है कि द लाइन सी डी इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस क्या कहना चाह रहा है वो, a line parallel to y axis का क्या, well done, शाबाश, well done, this is another way of saying, indirectly आपसे कह रहा है कि y, ये जो CD है, CD यानी ये लिखने की वजह कि CD is vertical, उसने ये कहा कि CD is parallel to y axis, this is another way of saying कि CD is parallel। अगर वो कहे ना जी फलान लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, अब ये बात आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, हमने ये की हुई है, लिखी हुई है, नोट्स आपके कॉपीज़ में लिखे हुए हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है उसकी इक्वेशन x = समथिंग होती है, कोऑर्डिनेट होता है वो किसी भी पॉइंट का, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स, हमने ये लिखा था पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन हैव द सेम वैल्यू ऑफ x एंड x = दैट वैल्यू इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहा है कि द पॉइंट D लाइज ऑन AB, अब D जो है वो AB के ऊपर है, और उसने कहा द लाइन CD, अब CD में भी D आ गया,
ज़ाहिर है ये डी ए बी के ऊपर है और सी डी जो है इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब इसका क्या मतलब है? अब दो बातें यहाँ पे उसने कह दी। एक तो बात उसने ये कह दी कि जो डी है वो ए बी पे है, ओके गुड हो गया। दूसरी बात, सी डी जो लाइन है वो आपके पास वर्टिकल है। सी डी अगर वर्टिकल है, मुझे ये बताएं कि सी डी की इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ सी डी क्या होगी? क्योंकि सी डी सी में से भी पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 12 होनी चाहिए ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? वेल डन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल लाइन है तो उससे मैं पता चला, यानी वर्टिकल लाइन में x इज इक्वल टू 12 का मतलब क्या है कि ऑल द पॉइंट्स विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ x 12। तो इसका मतलब डी बी ए बी के ऊपर, डी बी तो उसी के ऊपर है ना। ये क्या बात होगी? एक मिनट। हमें यहाँ से ये एक बात तो पता चल गई ना कि लाइन जो सी डी अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो जो डी वाला पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ पे है? वो उस पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो उसका x तो फिर 12 ही होगा ना, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन हैव द सेम वैल्यू ऑफ x। तो जो c का x है d का भी वही x होगा। कोई भी पॉइंट लेंगे इस लाइन के ऊपर तो उसका x तो 12 होगा। गुड। अब हमें d की एक चीज़ तो पता चल गई। वो क्या पता चली? कि भाई d का जो हमारे पास x है वो तो 12 है। अब हमें नहीं बेटा, y 0 नहीं है। y के लिए उसने कहा कि d लाई ऑन ए बी। तो अगर हमें x या y में से कोई एक वैल्यू पता हो और इक्वेशन भी पता हो तो हम उसमें x की वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स का है ना। दूसरा पॉइंट यह है ए बी की इक्वेशन हम फाइंड कर चुके होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 मार्क्स। हाँ जी, फाइंड हमने इक्वेशन की हुई ना फाइंड। ये देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल दिस वन। तो अब ये मैं एक दफ़ा इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इक्वेशन कहाँ लिखी थी हमने? ये y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 7 है, या इसको हमने फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिखा था तो x माइनस 3y प्लस 21, x माइनस 3y प्लस 21, x माइनस 3y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये ए बी की लाइन है। अब ये जो d है वो ए बी के ऊपर है। उसने यही कहा ना, d लाइज ऑन ए बी। अगर d लाइज ऑन ए बी तो अब d का x तो हमें पता चल गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट वाली इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर वो पॉइंट है वो दी हो, तो हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हम y निकाल सकते हैं, y मिल जाए तो x निकाल सकते हैं। तो x 12 है, हम x 12 इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 3y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये 12 और 21 को ऐड कर दें तो माइनस 3y प्लस क्या हो गया जी 33 इज इक्वल टू 0, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 33 और y इज इक्वल टू माइनस 33 ओवर माइनस 3। तो यहाँ पे आप शाबाश, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा और 3 1s are 3 11s are, सो y इज़ 11। बिल्कुल ठीक हो गया। और दैट गिव्स अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। अब हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 12 और 11। नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ। अब वो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है ना वो इनडायरेक्टली दे रहा था। उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि डी सी डी इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, सी डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 12 और 6 थे ना। तो फॉर एग्जांपल अगर सी आपके पास यहाँ है तो डी उसी के ऊपर है, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये सी डी जो है ये एक वर्टिकल लाइन है। अब अगर सी के x की वैल्यू 12 है, हम यही बात करते हैं कि किसी भी वर्टिकल लाइन के ऊपर ऑल द पॉइंट्स हैव सेम वैल्यू ऑफ सी, सॉरी ऑल द पॉइंट्स हैव सेम वैल्यू ऑफ x। किसी भी वर्टिकल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो x की वैल्यू सेम होगी। तो
उससे हमें इनडायरेक्टली कह दिया कि सी डी वर्टिकल है, कि सी डी इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका मतलब था कि सी डी वर्टिकल है। तो इसका मतलब ये कि डी के एक्स की वैल्यू भी वही होगी जो सी की, क्योंकि सी और डी दोनों उस वर्टिकल लाइन के ऊपर है, और अगर सी का एक्स की वैल्यू 12 है तो वाई की भी 12 होगी। और फिर दूसरी बात है कि दो चीज़ें उसने यहाँ पे हमें बताई थी क्वेश्चन के अंदर। उसने एक कहा कि द पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी। इसका मतलब ये है कि डी का एक्स मिल जाए तो हम ए बी की इक्वेशन में पुट करके वाई निकाल सकते हैं। ये फिर हमने सेकंड स्टेप में ये चीज़ यूज़ की। दूसरी बात उसने बताई थी द लाइन सी डी इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब था कि सी डी इज़ वर्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि जो डी का एक्स होगा, सी का एक्स होगा, वो सेम होंगे। तो सी चूँकि हमारे पास पहले से गिवन था और उसका एक्स की वैल्यू 12 थी, तो हमने डी की वैल्यू भी एक्स ले ली। तो सपोज नहीं की, हमने डिड्यूस की है इस लाइन से कि द लाइन सी डी इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो मैं आपको ये पॉइंट लिखवा चुका हूँ कि ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन हैव द सेम वैल्यू ऑफ एक्स। तो भी जो एक्स की वैल्यू सी की होगी वही डी की होगी, क्योंकि ये सी डी इज़ अ वर्टिकल लाइन। तो वहाँ से हमने एक्स लिया, और फिर उसने दूसरी बात हमें ये बता दी कि डी जो है वो ए बी के ऊपर है। तो ए बी की इक्वेशन ऑलरेडी बी पार्ट में उसने हमसे निकलवाई हुई है, वो हमारे पास है, और इसी तरह के क्वेश्चन में वो पहले ये चीज़ें निकलवा लेता है। तो हमने उस इक्वेशन को यूज़ करके अब हमें एक्स की वैल्यू भी पता चल गई डी की, हमें ये भी पता कि डी ए बी के ऊपर भी है। तो हमने ए बी की इक्वेशन भी हमारे पास थी, तो हमने फिर ए बी की इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू 12 पुट करके वाई निकाल लिया, तो हमारे पास डी के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी।